हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशबू क्लासेस। ट्रायल बैलेंस का चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। हमने बहुत अच्छे से और डिटेल में ट्रायल बैलेंस पढ़ लिया है। उसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में हमने जान लिया, किस तरीके से उनको रेक्टिफाई करना होता है और कौन कौन से एरर्स होते हैं। हमने बिल्कुल कम्प्लीटली और बहुत अच्छे से समझ लिया है। जो मेरी पहले की वीडियोज़ हैं उनको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। अपना चैप्टर बिल्कुल क्लोज हो गया, लेकिन मुझे लगा कि ट्रायल बैलेंस में जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है तो हमें उनको थोड़ा सा रिवाइज करना चाहिए ताकि ये चैप्टर हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। इसलिए आज की वीडियो में हम इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इसके रूल्स हैं, इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो सब आज की वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिविज़न ऑफ ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे रिविज़न का, तलपट क्या है, यानी कि व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। तो देखिए, तलपट एक तरह से लिस्ट होती है, एक सूची होती है, इसे हम कह सकते हैं। ये एक तरीके का स्टेटमेंट होता है, लिस्ट ऑफ बैलेंस होता है ये। जब भी लेज़र पोस्टिंग हो जाती है तो लेज़र पोस्टिंग करने के बाद हम ये देखते हैं कि लेज़र पोस्टिंग में किसी तरह की कोई एरर तो नहीं रह गया, हमने किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। तो उन अशुद्धियों का, उन गलतियों का पता लगाने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। लेज़र में जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन अकाउंट्स का जो बैलेंस होता है, उन बैलेंस की एक लिस्ट बनाई जाती है और वही लिस्ट को नाम दे दिया गया है ट्रायल बैलेंस। तो इसलिए ट्रायल बैलेंस एक तरीके से एक लिस्ट होती है बैलेंस की। जो लेज़र अकाउंट्स होते हैं उनके बैलेंस की लिस्ट होती है। ये किसी तरह का कोई अकाउंट नहीं होता है तलपट, ये एक स्टेटमेंट होता है। इसे हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, स्टेटमेंट, ठीक है। और ये हमेशा लेज़र पोस्टिंग के बाद ही बनाया जाता है, ठीक है। इसकी हम डेफिनेशन अगर देखें तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि तलपट एक वह सूची है जो कि खाता बही में खतौनी करने के बाद बनाया जाता है और ये खातों की शुद्धता की जांच करने के लिए एक जो लिस्ट बनाई जाती है या एक सूची बनाई जाती है वो कहलाती है तलपट या ट्रायल बैलेंस। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, तलपट बनाने का मुख्य उद्देश्य। देखिए, तलपट बनाया क्यों जाता है ये इसने पूछा है। तो तलपट बनाने के दो ही मुख्य उद्देश्य होते हैं। फर्स्ट तो होता है फाइंड द एरर्स, अशुद्धियों का पता लगाने के लिए। वो अशुद्धियाँ गणितीय अशुद्धियाँ भी हो सकती है या और दूसरी भी, लेकिन मेन जो उद्देश्य होता है वो होता है गणितीय अशुद्धियों का पता लगाना। ठीक है। इसके अलावा सेकंड रीजन तलपट बनाने का वो है फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए, यानी कि अंतिम खाते तैयार करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तैयार करने के लिए देखिए, फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले ही ट्रायल बैलेंस को क्यों बनाया जाता है, उसका रीज़न ये है कि हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि वो ये पता लगाना चाहता है कि मेरी जो अकाउंटिंग वर्क हो रहा है या लेज़र पोस्टिंग जो हुई है उसमें किसी तरह की कोई गलती तो नहीं है। क्योंकि अगर बाई चांस किसी तरह की कोई अशुद्धि या कोई एरर रह जाता है और फिर फाइनल अकाउंट्स बना दिया जाता है तो उससे क्या होगा कि कंपनी का जो भी प्रॉफिट या लॉस हम पता लगाएंगे वो करेक्ट नहीं होगा, वो कंपनी की सही पोजीशन नहीं बताएगा। हो सकता है कि उस एरर की वजह से कंपनी के प्रॉफिट ज़्यादा आ जाए और अगर प्रॉफिट ज़्यादा आएंगे तो टैक्स ज़्यादा देना होगा, या फिर हो सकता है अगर जो एरर रह गई है उसकी वजह से हमने उस एरर को ठीक नहीं किया है और फाइनल अकाउंट्स बना दिए तो उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट कम आ जाए। प्रॉफिट कम आएंगे तो हमारी कंपनी की गुडविल कम होगी, ये इस कंपनी की गुडविल अच्छी नहीं है, इसके प्रॉफिट्स अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए सही पोजीशन क्या है कंपनी की ये पता करने के लिए जो है किसी तरह की कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए अकाउंट्स में, तो उसी अशुद्धि, उसी मिस्टेक को पता करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अशुद्धियों का पता लगाना और सही अंतिम खाते तैयार करना बहुत ज़रूरी है एक कंपनी के लिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, तो इसलिए तलपट बनाने का मुख्य उद्देश्य जब भी पूछा जाए आपके एग्जाम में तो अगर एक ही पूछा जाता है आपसे तो आप फर्स्ट वाला बताइएगा कि गणितीय अशुद्धियों का पता लगाने के लिए तलपट बनाया जाता है, और अगर आप चाहे तो सेकंड वाला भी लिख सकते हैं, अंतिम खाते तैयार करने के लिए ये आधार होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के आधार पे ही अंतिम खाते बनाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तलपट बनाने की विधियां। तलपट बनाने की भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग तरीके से तलपट बनाए जा सकते हैं। एक होता है योग विधि, योग विधि के द्वारा भी तलपट बनाया जाता है। सेकंड, शेष विधि। योग विधि में तो क्या होता है, जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनका बैलेंस नहीं निकाला जाता है, उन अकाउंट्स के डेबिट साइड के अमाउंट का टोटल कर दिया जाता है और क्रेडिट साइड के अमाउंट का टोटल कर दिया जाता है, और डेबिट साइड का टोटल ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में लिख देते हैं और क्रेडिट साइड का जो टोटल होता है उसे ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में लिख दिया जाता है। योग विधि में इस तरीके से टोटल का यूज किया जाता है, टोटल अमाउंट का। और शेष विधि जिसे कि बैलेंसिंग मेथड भी कहते हैं, इस मेथड में क्या होता है, जो लेजर में हमने अकाउंट्स बनाए उन अकाउंट्स का बैलेंस निकाला जाता है। अगर डेबिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में हम लिख देंगे, क्रेडिट बैलेंस आता है तो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में लिख दिया जाता है। इस तरीके से शेष विधि से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। और थर्ड विधि होती है योग व शेष विधि, यानी दोनों का इसमें मिक्सचर होता है। और इस विधि में क्या होता है, अमाउंट के 4 कॉलम्स होते हैं। 2 कॉलम्स टोटल मेथड के लिए हो जाते हैं और जो लास्ट के 2 कॉलम्स होते हैं अमाउंट के, वो शेष विधि से इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दोनों विधियों का जो है हमें प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि तलपट बनाने की विधियों में से सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, बेस्ट, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है तलपट बनाने का, और या फिर क्वेश्चन में हमें कुछ स्पष्ट सूचना नहीं दी है कि हमें कौन सी विधि से या किस विधि से तलपट बनाना है, तो आप क्या करेंगे, हो सके तो बैलेंस मेथड से ही तलपट बनाइएगा। और सर्वश्रेष्ठ विधि जो होती है तलपट बनाने की वो होती है शेष विधि, शेष विधि या फिर बैलेंस मेथड। ये विधि बेस्ट है ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है, योग विधि, शेष विधि और ये जो शेष और योग विधि है, तीनों विधियों से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, ट्रायल बैलेंस कैसे तैयार किया जाता है, ये पहले की वीडियो में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो आप उन वीडियो को देख लीजिएगा। अभी हम बिल्कुल रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा तलपट का मिलान नहीं होने पर अकाउंट, यानी अगर तलपट का मिलान नहीं होता है, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम दोनों साइड का अमाउंट, दोनों साइड का जो अमाउंट का टोटल है वो इक्वल नहीं आता है, यानी कि हमने तलपट तो तैयार कर लिया, ठीक है, क्रेडिट डेबिट, लेकिन लास्ट में जब हम ट्रायल बैलेंस का टोटल करते हैं डेबिट और क्रेडिट कॉलम का, तो दोनों इक्वली नहीं आता है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, तो वो अकाउंट होता है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट, इसे उचंती खाता भी कहते हैं, उचंती खाता या फिर भूल चूक खाता। इस अकाउंट का कोई नेचर नहीं होता है, जैसे कि हर एक अकाउंट का नेचर होता है कि वो व्यक्तिगत खाता है या वस्तुगत खाता है, वास्तविक खाता है, लेकिन सस्पेंस अकाउंट का किसी तरह का कोई नेचर नहीं होता है और ना ही इसका कोई बैलेंस फिक्स होता है कि इसका हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा या क्रेडिट बैलेंस ही होगा। सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। जब डेबिट बैलेंस होता है तो उस कंडीशन में बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख दिया जाता है, और अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसे एसेट बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में लिख दिया जाता है। बस। अब ट्रायल बैलेंस के रूल्स रिवाइज करेंगे। इसके रूल्स क्या कहते हैं, जितनी भी असेट्स हैं, असेट्स हमेशा उनका डेबिट बैलेंस होता है, असेट्स को ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में लिख दो। जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उन्हें क्रेडिट कर दो, उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, और जितने भी बिजनेस में एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस होते हैं, उन सबको डेबिट कर दो, उनका डेबिट बैलेंस होता है। उसी तरीके से जितने भी हमारे बिजनेस में इनकम्स होती हैं या फिर प्रॉफिट होता है, इनकम या प्रॉफिट, उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, दायित्व है। जो बिजनेस का ओनर है
मालिक है उसने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो वो पैसा बिजनेस के तो जो है उस मालिक को फिर से रिटर्न करना होगा, तो ये लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, और लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, क्योंकि ड्राइंग्स किया है इसका मतलब है कि हमारे बिजनेस से जो है एक तरीके से बोल सकते हैं कि हम पैसा जा रहा है, और जो चीज़ कम होती है एक्सपेंसेस होता है तो वो हमेशा डेबिट किए जाते हैं। ऑनर के द्वारा ही एक्सपेंसेस किया जाता है, यानी ऑनर के द्वारा जब भी बिजनेस से पैसा या कोई माल यूज़ किया जाता है तो उस कंडीशन में ड्राइंग्स अकाउंट यूज़ किया जाता है, और ये हमेशा डेबिट इसका बैलेंस होता है। इसके अलावा एसेट्स हो गया, लायबिलिटीज, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जब भी आपके क्वेश्चन में आएगा तो आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते समय क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखना है। इसे हम ट्रायल बैलेंस जब हमारा कंप्लीट बन के तैयार हो जाएगा तो नीचे वर्किंग नोट की जगह क्लोजिंग स्टॉक हम लिख देंगे, और क्लोजिंग स्टॉक लिख के इसका जो भी अमाउंट दिया हुआ होगा आपको क्वेश्चन में वो हम उसके सामने लिख देंगे। तो देखिए ये रूल्स हैं ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के। असेट्स, एसेट्स में कोई सी भी एसेट्स हो सकती है, फिक्स्ड एसेट्स हो चाहे करंट एसेट्स हो, जैसे मशीन है, फर्नीचर है, परचेज अकाउंट है, बिल्डिंग है, किसी भी तरह की कोई एसेट्स हो, जो भी संपत्तियां हैं उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, उन्हें हमेशा डेबिट किया जाता है जब भी वो बिजनेस में बढ़ती हैं। तो आपको क्या करना है, जब ट्रायल बैलेंस आप तैयार करेंगे तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, अकाउंट्स के बैलेंस आपको दिए हुए होंगे, लेकिन ये नहीं बताया है कि इन्हें आपको डेबिट साइड में लिखना है या क्रेडिट साइड में लिखना है। यानी कि जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उसमें अमाउंट के 2 कॉलम्स होते हैं, एक डेबिट का, एक क्रेडिट का। अब आपको तो सिर्फ क्वेश्चन में इतना दे दिया, ओपनिंग स्टॉक इतना है, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, और इनका अमाउंट लिख दिया जाएगा इनके सामने, बस इतना आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा एग्जाम में। तो अब आप क्या कैसे पता करेंगे कि हम इसे डेबिट करें क्रेडिट, तो आपको ये रूल्स देखने हैं ट्रायल बैलेंस के, ये रूल्स आपके काम में आएंगे इस क्वेश्चन में। जब भी एसेट्स होगी तो आप उसको ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में लिख देंगे, अगर लाइबिलिटीज हैं तो क्रेडिट साइड में आप उसे लिखेंगे, एक्सपेंसेस या लॉसेज आते हैं अगर क्वेश्चन में तो हम उसे डेबिट कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि इनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। इनकम और प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कैपिटल अगर दी हुई होगी तो क्रेडिट साइड में। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए हम इसको डेबिट में लिखेंगे। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं, इसको हम शॉर्ट में देख लेंगे। अभी ट्रायल बैलेंस हम नहीं बना रहे हैं, बस हम इतना देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस के किस साइड में हम इनको लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे या फिर क्रेडिट साइड में हम इन्हें लिखेंगे। ये आपको क्वेश्चन आ गया एग्जाम में और कहा गया है कि ट्रायल बैलेंस तैयार कीजिए, और क्वेश्चन इसी तरीके से आता है एग्जाम में, तो आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक क्या है, एसेट्स है। क्या करना है, इसे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में इसका अमाउंट लिख दोगे और सीरियल नंबर डाल करके आप ओपनिंग स्टॉक लिख के उसके सामने उसका अमाउंट लिख दोगे डेबिट साइड में। कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट शेष होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखेंगे कैपिटल अकाउंट लिख के। ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए ट्रायल बैलेंस की डेबिट कॉलम में हम ड्राइंग्स अकाउंट लिख के उसका अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे। मशीनरी अकाउंट, मशीन एसेट्स है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए अमाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे। उसी तरीके से फर्नीचर, फर्नीचर भी एसेट्स है, संपत्ति है बिजनेस की, और इसे डेबिट कॉलम में लिखेंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट, अब देखिए क्रेडिटर्स का मतलब होता है लेनदार, हमारे जितने भी लेनदार हैं जिन्हें कि हमें पैसा चुकाना है, तो वो हमारा हो गया दायित्व, और दायित्व जो होते हैं लाइबिलिटीज, उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए क्रेडिटर्स को हम क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे ट्रायल बैलेंस के, इस तरीके से। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक में जो हमारा अकाउंट है उस अकाउंट में मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं, लेकिन हमें जरूरत है 1.5 लाख रुपए की, तो हम क्या करेंगे, उस अकाउंट में जितना अमाउंट है उससे ज्यादा पैसा जब निकाल लेते हैं बैंक से, 1.5 लाख रुपए हमने निकाला है, तो वो जो 50,000 रुपए एक्स्ट्रा है वो हो गया ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट जो हमने 50,000 का लिया है वो हमारा दायित्व है, वो हमारी संपत्ति नहीं, संपत्ति तो सिर्फ हमारी 1 लाख रुपए की थी,
जो 50,000 रुपये हमने एक्स्ट्रा लिया है वो दायित्व है, वो भविष्य में हमें बैंक को चुकाना होगा। तो इसलिए लाइबिलिटीज है बैंक ओवरड्राफ्ट, और लाइबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। इसे हम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे। डेटर्स अकाउंट, डेटर्स जो कि देनदार है हमारे, जो कि हमें पैसा चुकाएंगे भविष्य में, ठीक है, जिनसे हमें पैसा लेना है, तो वो हमारी संपत्ति है, और संपत्ति यानी कि एसेट्स है, एसेट्स को डेबिट कॉलम में लिखेंगे। परचेजेस अकाउंट, परचेजेस वर्ड का यूज कब किया जाता है, जब भी माल को खरीदा जाता है, माल खरीदा है तो परचेजेस अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और ये स्टॉक से रिलेटेड भी है, यानी कि एसेट्स से रिलेटेड है, इसलिए परचेज अकाउंट को हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में। हम सीरियल नंबर लिखेंगे, इसका 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से हम सीरियल नंबर लिखते हुए नेम ऑफ अकाउंट्स में इन अकाउंट्स के नेम लिखेंगे, और जिस अमाउंट को डेबिट कॉलम में लिखना है उसे डेबिट में लिख देंगे, और जो अमाउंट हमारा क्रेडिट में आएगा उन्हें क्रेडिट में लिखते जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक, अब देखिए इसे कहाँ लिखेंगे हम, ना तो डेबिट कॉलम में लिखेंगे ना ही क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस के सबसे लास्ट में, जहां हम वर्किंग नोट बनाते हैं, ठीक है, इसे ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट अलाउड किया है तो इसका मतलब है ये हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है या लॉस है, ये लॉस हो रहा है हमें क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया है कस्टमर को, तो लॉसेस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए हम इसे ट्रायल बैलेंस की डेबिट कॉलम में लिखेंगे। लोन फ्रॉम वाइफ, जो बिजनेस का ऑनर है, मालिक है, उसने अपनी वाइफ से लोन लिया है बिजनेस के काम के लिए, ठीक है, लोन लिया है तो इसका मतलब है कभी ना कभी तो वो चुकाएंगे हम, ऐसा नहीं है कि उसको वो देना ही नहीं है। तो लोन जो लिया है, जो हमें पैसा चुकाना है, तो ये भी बिजनेस के लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया, दायित्व है, और लाइबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसे भी क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है तो वो हमें मिलेगा वापस भविष्य में कभी ना कभी, ठीक है, वो हमारी एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट हमेशा एसेट्स होती है बिजनेस की, और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में हम लिख देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट का अमाउंट। सैलरीज, अब देखिए सैलरी ना तो पे है, ना तो पे लिखा है, ना रिसीव लिखा है, इस कंडीशन में ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूल है, ठीक है, जब भी हमें क्वेश्चन में स्पष्ट सूचना नहीं दी है कि कोई जो भी एक्सपेंसेस का नाम तो दे दिया हमें, लेकिन ये नहीं बताया है कि वो हमें रिसीव हुई है या हमने पे किया है, तो उस कंडीशन में उसे पेमेंट मानना है, यानी कि उसे हमें एक्सपेंसेस ही मानना है, अपने मन से उसे इनकम नहीं मानना है। तो सैलरीज अकाउंट एक्सपेंसेस है, इनका डेबिट बैलेंस होता है। परचेज रिटर्न अकाउंट, जो माल हमने खरीदा है वो हम रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न एसेट्स से रिलेटेड है, क्योंकि माल हम रिटर्न कर रहे हैं तो एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन यहाँ पे बिजनेस से माल जा रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। देखिए सेल्स रिटर्न और एक होता है परचेज रिटर्न। सेल्स यानी जो माल बेच दिया, रिटर्न वो हमारे पास वापस आ रहा है, तो इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। परचेज जो हमने खरीदा था वो हम रिटर्न कर रहे हैं, जा रहा है बिजनेस से माल, क्रेडिट किया जाता है और इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये दो भी आपको रूल्स में ही जो है पढ़ लेना है कि सेल्स रिटर्न का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और परचेज रिटर्न का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। यहाँ पे परचेज रिटर्न है तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, और सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। तो ट्रायल बैलेंस बनाते समय हम इसे डेबिट कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन वाइफ्स लोन, अब वाइफ से जो लोन लिया था उसे इंटरेस्ट भी तो देना होगा। मान लीजिए अगर इंटरेस्ट वाइफ से नहीं लेते, किसी और से, किसी कंपनी से, संस्था से, बैंक से लेते, जब भी इंटरेस्ट तो देना ही होता, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, यहाँ भी ये एक्सपेंसेस कहलाएगा। तो इंटरेस्ट जो देना है लोन पे वो खर्चा है बिजनेस के लिए, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस के हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं, इसको डेबिट में लिख दिया जाएगा। इनकम का अभी कोई यहाँ पे नहीं आया, अगर बाई चांस इनकम से रिलेटेड भी कोई मद हमारे यहाँ आ जाती तो हम उसे क्या करते हैं, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है और उसे क्रेडिट साइड में लिखते थे। तो इस तरीके से जब हम ये सारे लिख लेंगे अमाउंट्स को, तो हमारा ट्रायल बैलेंस बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, डेबिट कॉलम का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाता है
इट मीन्स हमारा ट्रायल बैलेंस बनके तैयार हो गया और किसी तरह की कोई एरर नहीं है हमारे लेजर पोस्टिंग में जर्नल में। लेकिन अगर मान लीजिए डेबिट कॉलम का और क्रेडिट कॉलम का हम टोटल तो कर रहे हैं लेकिन बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एरर है और हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस आ रहा है उसको लिख करके सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे नीचे। कैसे लिखेंगे वो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि जब भी अगर बैलेंस इक्वल नहीं आए तो किस तरीके से सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड। हम इस एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल है कि एक अनुभवहीन लेखाकार के द्वारा एक तलपट बनाया गया है। आपको इसे सही क्रम में बनाना है, सही प्रारूप में बनाना है, ठीक है, और सही अमाउंट लिखना है, ठीक है। तो देखिए ये आपको हमें क्वेश्चन में ये दिए हुए हैं अकाउंट्स का बैलेंस हमें दिया हुआ है और किसी अकाउंटेंट ने जब ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तो उसने सही नहीं बनाया है, तो हमें इसमें क्या दिया होगा, उल्टा सीधा दिया हुआ होगा कि क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस दे दिया होगा, लोन जो कि लायबिलिटी होता है लेकिन इसमें भी डेबिट दे दिया होगा, तो हमें उसको सही करना है बिल्कुल। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रायल बैलेंस हमें तैयार करना है, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से हम इसे सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ कंपनी का नाम एज ऑन। ट्रायल बैलेंस का कोई फिक्स नहीं होता है कि 3 महीने में, हर 6 महीने में या साल के लास्ट में बनाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसे कभी भी और 1 साल में कितनी ही बार बनाया जा सकता है ट्रायल बैलेंस को, जब भी इसकी ज़रूरत महसूस होती है कि हाँ ट्रायल बैलेंस की ज़रूरत है, हमें एरर्स का पता लगाना है, तो उस कंडीशन में कभी बनाया जा सकता है। तो जिस भी डेट को ट्रायल बैलेंस बनाया जा रहा है वो डेट हम यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे क्रेडिटर्स दिया हुआ है 1500 रुपये का अमाउंट। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज है, हम यहाँ सीरियल नंबर में नंबर 1 क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकाउंट का नाम। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद एलएफ इसलिए लिखते हैं लेजर फोलियो क्योंकि हम ये जो अकाउंट्स है वो लेजर से लेके आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। डेबिट कॉलम में हम डेबिट अमाउंट लिखेंगे और क्रेडिट कॉलम में हम क्रेडिट से रिलेटेड अमाउंट लिखेंगे। इस तरीके से बिल्कुल सिंपल होता है ट्रायल बैलेंस का कॉलम और लास्ट में टोटल लिख दी जाती है। अब देखिए क्रेडिटर्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए हम 1500 रुपये का जो अमाउंट है उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे इस तरीके से। सेकंड, लोन फ्रॉम बैंक से लोन लिया है, तो ये बिजनेस को जो है बिजनेस से के लिए एक तरीके से लाइबिलिटीज है, भविष्य में कभी इस लोन को चुकाना होगा और लाइबिलिटीज का भी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता ही है। सेकंड नंबर, यहाँ रीजन लिखेंगे अकाउंट का नाम लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट, ठीक है। लाइबिलिटीज है इसलिए 3000 रुपये का अमाउंट हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। थर्ड नंबर पे सेल्स रिटर्न भी जस्ट हमने इसका रूल देखा था, बेचा हुआ माल जब भी रिटर्न हो रहा है सेल्स रिटर्न का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट, इसे हम डेबिट कॉलम में लिखेंगे 2000 रुपये का अमाउंट। फोर्थ नंबर पे परचेज रिटर्न, जो हमने परचेज किया है, ठीक है, बिजनेस में जो हमने माल खरीदा था उसे फिर से रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है। यहाँ हम परचेज रिटर्न लिखेंगे, परचेजेस रिटर्न अकाउंट, और इसका अमाउंट है 3500 रुपये, तो वो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट है डिस्काउंट टू डेटर्स, जो हमारे डेटर्स हैं, ठीक है, जो हमारे देनदार हैं, उन्हें हमने डिस्काउंट दिया है 1000 रुपये। हमने उन्हें कहा है कि 1000 रुपये आप कम दे दो हमें, ठीक है। तो ये बिजनेस के लिए तो लॉस हुआ, 1000 रुपये का लॉस हो गया क्योंकि हमने उन्हें 1000 रुपये कम लिया है, और लॉसेज हमेशा डेबिट होते हैं, उनका डेबिट बैलेंस होता है। डिस्काउंट टू डेटर्स अकाउंट, इसका डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए डेबिट कॉलम में हम लिख देंगे 1000 रुपये। नेक्स्ट, कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड का मतलब होता है जब माल खरीदते हैं हम, और खरीदते समय जो भी गाड़ी का किराया
ऑटो का, जो भी हम गाड़ी भाड़ा चुकाते हैं उसे कहते हैं कैरेज इनवर्ड। और ये एक तरीके से एक्सपेंसेस है, चाहे हम माल को बेचें चाहे खरीदें, लेकिन जो खर्चा हो रहा है वो तो खर्चा ही कहलाएगा। एक्सपेंसेस तो एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए हम इसे डेबिट कॉलम में लिखेंगे कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड अकाउंट 1150 रुपये डेबिट कॉलम में। उसी तरीके से कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है जब हम माल को बेच रहे हैं तो जिस स्थान पे भी माल को ले जाना है वहां तक ले जाने तक का जो भी गाड़ी का किराया होता है वो कहलाता है कैरेज आउटवर्ड। तो ये भी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस ही है, चाहे इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, है तो ये एक्सपेंसेस। तो इन दोनों का ही डेबिट बैलेंस होता है और इन्हें हम ट्रायल बैलेंस की डेबिट कॉलम में लिखेंगे। कैरेज आउटवर्ड अकाउंट 1750 रुपये। लास्ट अकाउंट इसमें दिया हुआ है कैपिटल, और कैपिटल अकाउंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट है, आपको याद रखना है बिल्कुल कि इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए हम यहाँ कैपिटल अकाउंट लिख कर के ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखेंगे 1000 रुपीज से। अब ये हमारा ट्रायल बैलेंस बन के तैयार हो गया है बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का जो है टोटल करेंगे। डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 5900 रुपये, ठीक है। और क्रेडिट साइड का टोटल हम करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा इसमें 9000 रुपये से, ठीक है। तो देखिए क्रेडिट साइड में 9000 रुपये आ रहे हैं, डेबिट साइड में 5900। तो इसका मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है। डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल अमाउंट बिल्कुल इक्वल नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं कोई एरर है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी तो हमें ट्रायल बैलेंस बनाना ही है, तो अभी तो क्या करें, हम इसको रोक तो नहीं सकते, तो हम यहाँ सस्पेंस अकाउंट बना देंगे। अब डिफरेंस कितना आ रहा है अमाउंट का, 3100 रुपये से। जो बैलेंस ज्यादा होगा वो हम दोनों साइड में लिखेंगे। 9,000 से हम दोनों साइड का बैलेंस इक्वल करेंगे। देखिए क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 9000 और डेबिट साइड का आ रहा था 5900 रुपये। इसका मतलब यहाँ का टोटल कम आ रहा था, और जहां का कम आता है तो जितना अमाउंट कम आ रहा है वो अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे 3100 रुपये। और इस तरीके से डेबिट साइड का जो टोटल है वो भी 9000 रुपये हो जाएगा। और यहाँ हम लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट। तो देखिए सस्पेंस अकाउंट का यूज इस तरीके से किया जाता है ट्रायल बैलेंस में, और सस्पेंस अकाउंट का यूज करके हमने ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड को इक्वल कर दिया। जिस साइड का भी अमाउंट कम होता है तो सस्पेंस अकाउंट बनाकर सस्पेंस अकाउंट का जो भी अमाउंट होता है उसको उसी कॉलम में लिखा जाता है जहां का कम होता है, और इस तरीके से दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस बनके कंप्लीट हो गया। इस तरीके से जब अगर आप क्वेश्चन में करके आते हैं तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। इस चैप्टर में लास्ट हमें रिवाइज करना है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, की एरर्स कौन कौन सी होती हैं और उन्हें रेक्टिफाई कैसे किया जाता है। ये भी हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है, शॉर्ट में हम आज रिवाइज करेंगे। जो कुछ एरर्स होते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते हैं, कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं, यानी कि तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियां और तलपट को प्रभावित नहीं करने वाली अशुद्धियां होती हैं। जो तलपट को प्रभावित करती हैं वो उनमें हमेशा सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है उस कंडीशन में। जैसा कि अभी हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था और वो हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो इक्वल नहीं आ रहा था, तो उस कंडीशन में हमने क्या किया था, सस्पेंस अकाउंट का यूज किया था। तो इसी तरीके से ट्रायल बैलेंस जब भी इफेक्टेड होता है तो सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है। अगर जो अशुद्धियां तलपट को प्रभावित नहीं करती हैं उस कंडीशन में सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाया जाता है। तो हम एरर्स का रिविजन करेंगे। जिसे कहा जाता है अशुद्धि सुधार। यहां हम लिखेंगे अशुद्धि का नाम। हम ये भी देखेंगे कि किस तरह की अशुद्धि है, हमें अशुद्धि का पहचान करना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है। आपको एक एरर दे दिया जाएगा कि इस एरर को आपको ठीक करना है,
अशुद्धि का सुधार कीजिए और ये भी बताइए कि इस अशुद्धि का नाम क्या है, किस तरह की अशुद्धि है, ये भूल से संबंधित अशुद्धि है या सैद्धांतिक अशुद्धि है, हिसाब से संबंधित किस तरह की अशुद्धि है। तो आपसे नाम भी पूछा जाएगा, तो हम यहाँ अशुद्धियों का नाम भी देखेंगे, उनका प्रकार देखेंगे और किस तरीके से उनका सुधार किया जाता है। यहाँ हम लिखेंगे सही ट्रांजैक्शन क्या होना है वो हम यहाँ लिखेंगे, रॉन्ग हमने क्या किया, गलती क्या की है वो, और उसका सुधार कैसे किया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, स्टेशनरी का एक व्यापारी है, उसने कुछ ट्रांजैक्शंस किए हैं, कुछ व्यवहार किए हैं, लेकिन उसने कुछ अशुद्धियां कर दी अकाउंटिंग में। ठीक है, उससे संबंधित कुछ अशुद्धियां हमें क्वेश्चन में दी हुई है, हमें प्रत्येक अशुद्धि का प्रकार बताना है और अशुद्धि सुधार की प्रविष्टि देनी है। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ हमें बताना है अशुद्धि का प्रकार। अशुद्धियां हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं, हमें उनको रेक्टिफाई करना है और उनका नाम बताना है। ठीक है, राम से कंप्यूटर खरीदा। ठीक है, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है बिजनेस में वो ये हुआ है कि राम से कंप्यूटर खरीदा है, तो इसका ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए था, सही। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, कंप्यूटर है 22,500 रुपए का, तो ये हमारी एंट्री होनी चाहिए थी, हमें ये करना था जर्नल में, जर्नल एंट्री। ठीक है, लेकिन मिस्टेक क्या हुई है, मिस्टेक दी हुई है हमें क्वेश्चन में, इसका लेखा क्रय बही में कर दिया। यानी हमने क्या कर दिया, जब हमने इसका रिकॉर्ड किया होगा एंट्री को, तो हमने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, हमने उसे क्रय बही में लिख दिया। अमाउंट के लिए कुछ नहीं कहा है, इसका मतलब है अमाउंट बिल्कुल हमने सही लिखा है, तो ये मिस्टेक हमने कर दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसका रेक्टिफाई करेंगे। तो देखिए, रेक्टिफाई करने के लिए भी एक सिद्धांत दिया गया है अशुद्धि सुधार का, कि जो सही है, ठीक है, जो भी एंट्री सही होती है उसको वैसा का वैसे रहने दिया जाए। तो देखिए, यहाँ पे टू राम करना था, हमें क्रेडिट करना था राम को, तो हमने राम को क्रेडिट ही किया है, तो जो सही है उसे छोड़ दिया जाता है वैसा का वैसा, और जो गलत है उसको उलट दिया जाता है। तो देखिए, कंप्यूटर अकाउंट हमें डेबिट करना था, हमने नहीं किया डेबिट, तो अब हम करेंगे डेबिट, क्योंकि हमें हमारी गलती को सुधारना है। तो कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट करना था, जो हमने नहीं किया था वो अब कर दिया हमने कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट 22,500 रुपए से। राम को क्रेडिट करना था, लेकिन हमने राम को क्रेडिट ही किया है, तो ये तो बिल्कुल सही है, इन राम अकाउंट को हम छोड़ देंगे, हमने बिल्कुल सही लिखा है ट्रांजैक्शन, और लेजर पोस्टिंग भी इसकी सही हुई होगी और ट्रायल बैलेंस में भी बिल्कुल सही है। मिस्टेक हुई है तो सिर्फ यहाँ पे परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट करना था वो हमने यहाँ कर दिया, और परचेज अकाउंट को जो हमने डेबिट किया है उसको, गलती को क्या करेंगे, हम उलट देंगे, यानी कि इसको हम अपोजिट साइड में लिख देंगे। बिना वजह ये डेबिट हो गया था परचेज अकाउंट, तो इसे हम क्रेडिट करके माइनस कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा ये। टू परचेज अकाउंट 22,500 से। तो इस तरीके से इस एरर का रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब हम देखेंगे किस तरह की अशुद्धि हुई है। तो देखिए, कंप्यूटर खरीदा है, पूंजीगत सामान है कंप्यूटर। ठीक है, जो भी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, ज़्यादा अमाउंट का जो हम ये खरीदते हैं एसेट्स, वो तो होता है पूंजीगत खर्चा, जो कि कई सालों तक यूज़ किया जाता है बिजनेस में। जैसे कि बिल्डिंग खरीदी है तो कई सालों तक यूज़ की जाती है, कोई मशीन खरीदी है, फर्नीचर है, ये सब इन पे जो खर्चा किया जाता है इनको खरीदने के लिए, वो होता है बिजनेस का पूंजीगत खर्चा। और जो एक्सपेंसेस माल को, जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं उस माल को खरीदने या बेचने में जो खर्चा किया जाता है वो होता है आयगत खर्चा। जैसे कि माल खरीदा है तो हमारा जो भी खर्चा हुआ है स्टेशनरी का या लाइट का, बिजली का, जो भी, तो वो आयगत खर्चे कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ हमने पूंजीगत खर्चे को आयगत खर्चा बना के लिख दिया। तो जब भी ऐसा होता है पूंजीगत खर्चे को आयगत बना दिया जाता है या आयगत को पूंजीगत खर्चा बना दिया जाता है, तो वो होती है सैद्धांतिक अशुद्धि। आप चाहें तो पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं, उसमें हमने अशुद्धियों को बहुत डिटेल से उनको पढ़ा था। सैद्धांतिक अशुद्धि। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया इसका आंसर। सेकंड दिया हुआ है
ट्रांजैक्शन तो क्या हुआ था, राम से कंप्यूटर खरीदा है, लेकिन हमने राम के खाते में नाम कर दिया, मतलब कि जो राम का अकाउंट है उसे हमने डेबिट कर दिया। ये हमने मिस्टेक की है। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे, देखिए एंट्री होनी थी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू राम, सब में यही एंट्री चलेगी। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू राम, इस तरीके से हमें लिखना था 22,500 से, लेकिन हमने क्या किया है, राम के अकाउंट को डेबिट कर दिया। इसका मतलब है ये तो एक तरीके से एक पक्षीय अशुद्धि हो गई। अशुद्धियों के हमने पक्ष के आधार पे भी प्रकार पढ़े थे, एक पक्षीय अशुद्धि या फिर द्विपक्षीय अशुद्धि। जब एक ही पक्ष से रिलेटेड अशुद्धि होती है, एरर होता है, वो एक पक्ष की कहलाती है। जब दोनों ही साइड में एरर होता है तो दोनों साइड की कहलाती है। यहाँ पर एक पक्षीय अशुद्धि हुई है, केवल राम के अकाउंट को इसने क्या किया, डेबिट कर दिया, यानी कि कंप्यूटर अकाउंट भी डेबिट कर दिया और राम के अकाउंट को भी डेबिट कर दिया। तो कंप्यूटर का अकाउंट जो डेबिट किया है वो तो सही है, उसको हम नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। राम के अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया है 22,500 से, और यहाँ कोई मिस्टेक नहीं की है। तो अब इसको हम करेक्शन कैसे करेंगे, राम का अकाउंट हमें क्रेडिट करना था, गलती से डेबिट कर दिया, ठीक है। तो पहले तो हम इसको सुधारेंगे टू राम, ठीक है, 22,500 रुपए से। लेकिन जो क्रेडिट साइड में हमें ये लिखना था ये तो हमने लिखा नहीं, तो इसे हम अब लिखेंगे टू राम। राम यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए हम दोबारा नहीं लिखेंगे। अमाउंट को हम जो है टोटल कर देंगे, 22,500 और 22,500, तो टोटल हो जाएगा 45,000 रुपये। और यहाँ हम लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट। इसका मतलब है ये वाली अशुद्धि, ये जो एरर है, ये तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धि है, ठीक है। इसे हम कहेंगे कि गलत पक्ष में खतौनी करना। अकाउंट तो सही है, सही खाते को हमने गलत पक्ष में लिख दिया, क्रेडिट पक्ष की जगह हमने डेबिट पक्ष में लिख दिया। एक बार फिर से देखिए हमने इसको कैसे सुधारा है, इस एरर को। राम अकाउंट को क्रेडिट करना था हमें, यहाँ हमने क्रेडिट नहीं किया है, तो इसलिए अब करेंगे क्रेडिट 22,500 से। लेकिन हमने क्या किया, राम अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो उस डेबिट वाले को भी तो ठीक करना होगा। तो डेबिट वाले को तो हमने क्या किया, क्रेडिट किया है, और एक जो हमें ये क्रेडिट करना था ये वाला क्रेडिट किया है। इस तरीके से डबल अमाउंट ऐड हो जाएगा और हम डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे इस तरीके से। इसे हम बोलेंगे सही खाते की गलत पक्ष में खतौनी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ये जो ट्रांजैक्शन है कि राम से हमने कंप्यूटर खरीदा, इसे हम पुस्तकों में लिखना भूल गए। देखिए ट्रांजैक्शन एक ही दी हुई है, उसमें हम किस तरीके से, अलग अलग तरीके से मिस्टेक हो सकती है वो इसमें दी हुई है, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन का लेखा करना भूल गए। एंट्री तो यही होनी थी कंप्यूटर टू राम, लेकिन हमने क्या किया, लिखा ही नहीं, एंट्री नहीं की। तो इसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, इस अशुद्धि का सुधार क्या होगा, नहीं की तो अब कर देंगे हम उसकी एंट्री। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू राम 22,500 रुपए से डेबिट क्रेडिट में अमाउंट आ जाएगा, और ये अशुद्धि कहलाएगी भूल से संबंधित अशुद्धि। जब कोई ट्रांजैक्शन लिखना भूल जाते हैं हम, तो वो भूल से संबंधित अशुद्धि होती है, और ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि हमने ना तो डेबिट साइड में अमाउंट लिखा होगा ना क्रेडिट साइड में लिखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है राम से कंप्यूटर खरीदा है 22,500 का, एंट्री ये होनी थी, लेकिन हमने पुस्तकों में क्या किया है, राम के खाते में 22,000 रुपये लिखा है। ये इसको फिर से लिख लेते हैं, कंप्यूटर टू राम हमें लिखना था 22,500 से, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि राम के अकाउंट में केवल 22,000 रुपये ही लिखा है, ये मिस्टेक हुई है। तो टू राम जो हमने लिखा होगा यहाँ पे, उसमें हमने 22,000 रुपये लिखा, यानी कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट करना था तो वो हमने कर दिया होगा, ठीक है। कंप्यूटर अकाउंट सही किया होगा हमने डेबिट 22,500 से ही, यहाँ पे किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है। केवल राम का अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है 22,500 से,
तो वो हमने 22,000 से ही किया, यानी 500 रुपये कम हमने लिखा है। तो अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, 500 रुपये से राम अकाउंट को फिर से क्रेडिट कर देंगे। उससे क्या होगा, 2 बार राम अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो वो हो जाएगा अमाउंट 22,500 रुपये का। और इस साइड हम लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट। इसे हम कहेंगे सही खाते से गलत राशि से खतौनी की गई है। सही खाते को हमने सही पक्ष में लिखा है, अकाउंट बिल्कुल सही लिखा है, पक्ष जो साइड है वो भी सही है, क्रेडिट साइड में लिखा है, लेकिन मिस्टेक हमने कहाँ की है, अमाउंट कम लिखा है। और कितना अमाउंट कम लिखा है, 500 रुपये। तो हमने 500 रुपये से क्रेडिट कर दिया और ऊपर हम सस्पेंस अकाउंट लिख के 500 रुपये लिखेंगे। और ये हमारी अशुद्धि का प्रकार है गलत अमाउंट से, यानी कि गलत राशि से खतौनी। तो देखिए इस तरीके से हमें एरर्स के प्रकार भी हम पढ़ते जा रहे हैं, रिवाइज हो रहे हैं, और रेक्टिफाई कैसे किया जाता है एंट्रीज का वो भी हमारा रिवाइज होता जा रहा है। इसी तरीके से एक और एरर दिया हुआ है कि हमने ये जो एंट्री है कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू राम, इसकी एंट्री 20,500 से कर दी। तो हमें ट्रांजैक्शन तो करना लिखना था कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू राम, राम से कंप्यूटर खरीदा है 22,500 से, लेकिन मिस्टेक क्या हुई है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू राम एंट्री तो हमने सही की है, लेकिन 20,500 से हमने ये एंट्री कर दी है, ये मिस्टेक हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, 2-2 हज़ार रुपये हमने डेबिट और क्रेडिट साइड में कम लिखा है, तो इसका हम सुधार कैसे करेंगे इस अशुद्धि का, हम 2,000 रुपये डेबिट और क्रेडिट में और लिख देंगे। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू राम 2,000 रुपये का अमाउंट यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे। तो इस तरीके से जो अशुद्धि सुधार हो जाएगा। 20,000 तो हमने पहले डेबिट कर दिया था, 2,000 रुपये को हमने और डेबिट कर दिया, उससे हमारा टोटल अमाउंट बन जाएगा 22,500 का, और इस तरीके से अशुद्धि हमारी सुधार हो जाएगी। ये अशुद्धि कहलाएगी हिसाब से संबंधित अशुद्धि। हिसाब से संबंधित अशुद्धि। और ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्टेड नहीं कर रही है, क्योंकि देखिए डेबिट साइड में भी 20,500 लिखा है, क्रेडिट साइड में भी 20,500 लिखा है। इससे क्या होगा, ट्रायल बैलेंस का जो अमाउंट का टोटल आएगा वो बिल्कुल इक्वल आएगा, तलपट का मिलान हो जाएगा। तो हिसाब की अशुद्धि जो होती है वो आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि क्या हिसाब की अशुद्धि तलपट को प्रभावित करती है, तो नहीं, इससे तलपट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है और तलपट का मिलान हो जाता है। एक और लास्ट एरर दिया हुआ है, राम के स्थान पर राम के खाते में श्याम के खाते में खता दिया। यानी कि कंप्यूटर तो खरीदा है राम से, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू राम, लेकिन हमने मिस्टेक क्या की है, राम की जगह श्याम का नाम लिख दिया। ठीक है, सही एंट्री होनी थी ये, मिस्टेक हमने की है कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू श्याम। और अमाउंट के लिए कुछ नहीं कहा गया है, इसका मतलब है कि अमाउंट हमने बिल्कुल सही लिखा होगा इस तरीके से। अब हम इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले कंप्यूटर अकाउंट डेबिट करना था तो हमने कंप्यूटर अकाउंट को ही डेबिट किया और अमाउंट बिल्कुल सही है, तो इसको हम छोड़ देंगे, इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट करना था वो कर दिया, लेजर पोस्टिंग हमारी सही हो गई होगी। लेकिन राम का अकाउंट क्रेडिट करना था, हमने नहीं किया, अब यहाँ करेंगे हम टू राम 22,500 से। एक तो हमने यहाँ पे अशुद्धि का सुधार कर लिया। सेकंड, श्याम का अकाउंट तो क्रेडिट करना ही नहीं था, फिर भी हमने श्याम का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे और हमारे एरर को सुधारेंगे। तो यहाँ हम श्याम के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और अमाउंट रहेगा 22,500 रुपये। तो इस तरीके से अशुद्धियों का सुधार किया जाता है। आज की वीडियो में हमने ट्रायल बैलेंस का जो चैप्टर है वो पूरा बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है, चाहे वो ट्रायल बैलेंस किसे कहते हैं, क्यों बनाया जाता है, मेथड्स, एरर्स किस तरीके से होते हैं और रूल्स क्या होते हैं, ट्रायल बैलेंस को पूरा रिवाइज कर लिया। तो आज की वीडियो आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा,
मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।